साल 2008 में 19 साल की एक लड़की केरला से लगभग 3000 किलोमीटर दूर एक दूसरे मुल्क पहुंचती है। कुछ दिनों बाद वो भारत में अपनी माँ के पास फोन करती है। कहती है, माँ मुझे नौकरी मिल गई है, अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। दरअसल कुछ ही दिनों में उस लड़की को एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया था। फिर वहां रहते रहते लड़की में आत्मविश्वास बढ़ा। 2014 में उसने खुद का क्लिनिक खोलने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। घड़ी के साथ समय का कांटा बदला। लगभग एक दशक बाद आज वो लड़की मिडिल ईस्ट के देश यमन की जेल में बंद है। वहां के राष्ट्रपति ने उसे मौत की सजा सुना दी है। आरोप है एक कत्ल का। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की बात कर रहे हैं। निमिषा पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में यमन के तलाल अब्दो मेहदी नाम के व्यक्ति की हत्या की थी, इसलिए वो जेल में बंद है। 2020 में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने इस सजा पर मुहर लगा दी। अब कहा जा रहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी हो सकती है। इसलिए निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारत सरकार ने भी मदद करने की बात कही है। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब इस मामले में ईरान की एंट्री हो गई है। दरअसल 2 जनवरी को भारत स्थित ईरान के दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें निमिषा प्रिया से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। इसके जवाब में ईरान के अधिकारियों ने कहा, हम निमिषा प्रिया का मुद्दा यमन में उठाएंगे, हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। इस मामले में ईरान का समर्थन इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यमन में ईरान का अच्छा खासा प्रभाव है। दुनियादारी के दर्शक जानते हैं कि यमन की राजधानी सना समेत कुछ हिस्सों में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। ईरान हूतियों का समर्थन करता है। ये ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी हिस्सा है। पिछले 1 साल में आपने हूतियों का जिक्र खूब सुना होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान इस मामले में भारत की मदद कर सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे निमिषा प्रिया का पूरा केस क्या है, भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए क्या कर रही है और ईरान इसमें किस तरह मदद कर सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा निमिषा प्रिया केस की। Brought to you by ITEL and Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले उनकी कहानी जानते हैं। निमिषा केरला के पलक्कड़ जिले के कोलनगोड की रहने वाली है। गरीबी की वजह से निमिषा की पढ़ाई का खर्चा एक लोकल चर्च ने उठाया। उन्होंने डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर नर्स की नौकरी तलाशने लगी, लेकिन पढ़ाई पूरी न होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। साल 2008 में निमिषा ने यमन जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि वहां नौकरी आसानी से मिल जाएगी। यमन ने निमिषा की उम्मीद नहीं तोड़ी। उन्हें राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। निमिषा पैसे कमाने लगी। वो कुछ पैसे अपने घर भी भेज दी। सब कुछ सही चल रहा था। निमिषा वहां के माहौल में ढलने लगी थी। फिर आया साल 2011। वो शादी करने के लिए केरला वापस आई। यहाँ उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी की। शादी के बाद दोनों पति पत्नी यमन वापस चले गए। निमिषा ने यहाँ एक लोकल क्लिनिक में काम करना शुरू किया। उनके पति टॉमी को भी इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की नौकरी मिल गई, लेकिन टॉमी की कमाई ज्यादा नहीं थी। दिसंबर 2012 में निमिषा की बेटी हुई। अब परिवार में खर्चा बढ़ गया। टॉमी ने भी 2014 में नौकरी छोड़ दी और घर वापस चले गए। बेटी की जिम्मेदारी निमिषा के कंधे पर अकेले आ गई। इसलिए निमिषा ने भी अपनी नौकरी छोड़ खुद का क्लिनिक खोलने की कसम खाई। इसके लिए उन्होंने घर वालों से भी पैसे मांगे, पर अभी एक दिक्कत थी। वहां क्लिनिक खोलने के लिए उन्हें स्थानीय पार्टनर की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने वहां के नागरिक मेहदी की मदद मांगी। पूरा नाम तलाल अब्दो मेहदी। मेहदी कपड़े का बिजनेस करते थे। निमिषा जिस क्लिनिक में पहले काम करती थी, वहां पर मेहदी की पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था। घर से मिले पैसे और मेहदी की पार्टनरशिप से क्लिनिक का काम शुरू हुआ। यहाँ मरीजों के लिए दर्जन भर से ज्यादा बेड का भी इंतजाम किया गया। कुछ ही समय में यह बनकर तैयार हो गया। क्लिनिक का नाम रखा गया अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा की मेहनत रंग लाने लगी। क्लिनिक चल पड़ा। निमिषा की जिंदगी पटरी पर आने लगी। अब वो अपने पति को भी वापस बुलाना चाहती थी। इसके लिए थॉमस ने पेपर वर्क भी शुरू कर दिया।
फिर आई 16 सितंबर 2014 की तारीख। यमन में हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ये यमन में सिविल वॉर का आगाज था। भारत सरकार ने यमन में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द निकलने को कहा, लेकिन निमिषा अपने क्लिनिक में काफी पैसा इन्वेस्ट कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने भारत वापस न लौटने का रास्ता चुना। क्लिनिक ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में निमिषा के बिजनेस पार्टनर मेहदी का बर्ताव बदलने लगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया। निमिषा ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने उन्हें 6 दिन तक जेल में बंद कर दिया। निमिषा की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव चल ही रहे थे कि जुलाई 2017 में मेहदी का शव टुकड़ों में एक वाटर टैंक में मिला। निमिषा पर आरोप लगा कि उन्होंने इंजेक्शन देकर मेहदी की हत्या की। कई मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया कि निमिषा ने मेहदी को बेहोशी की दवाई दे दी ताकि वो अपने पासपोर्ट और कागजात वापस लेकर भारत आ सके, लेकिन दवाई की ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। इस कथित हत्या के करीब 1 महीने बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया। साल 2020 में यमन की एक निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। इसके बाद निमिषा ने माफी के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई, लेकिन नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी माफी की अपील भी खारिज कर दी। इस दौरान भारत में उनकी मां ने संपत्ति बेचकर यमन जाने का फैसला किया। यहां निमिषा के परिवार वालों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। कुछ लोगों ने सेव निमिषा प्रिया फाउंडेशन बनाया। वो भी अपने स्तर पर कैंपेन चलाकर निमिषा की रिहाई की कोशिश कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की मदद से फाउंडेशन ने लाखों रुपए निमिषा के वकील को दिए, लेकिन उनके केस में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। इस बीच पिछले साल यानी 30 दिसंबर को निमिषा का केस एक चरण और आगे बढ़ा दिया गया। राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की सजा-ए मौत पर मुहर लगा दी। जानकार कहते हैं कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो महीने भर के अंदर निमिषा को फांसी की सजा हो सकती है। 31 दिसंबर को भारत सरकार ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। ये तो हुई निमिषा की कहानी। अब जानिए कि निमिषा कैसे बच सकती हैं। उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला, ब्लड मनी। यमन में शरिया कानून है, वहां पीड़ित परिवार के साथ समझौता कर सजा माफ कराई जा सकती है। इसके लिए निमिषा के परिवार को ब्लड मनी या दिया, जिसे आसान भाषा में मुआवजा कह सकते हैं, वो पीड़ित परिवार को चुकाना होगा। ब्लड मनी उस पैसे को कहा जाता है जो माफी के बदले पीड़ित परिवार को देना होता है। हालांकि ये तब लागू होता है जब कोई हत्या जानबूझकर ना की गई हो। ये उस सिद्धांत के आधार पर है कि किसी की जान के बदले जान नहीं ली जानी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में ही मेहदी के परिवार वाले ब्लड मनी पर सहमत हो गए थे। शरिया कानून के अनुसार अगर पीड़ित परिवार मुआवजे से संतुष्ट होता है तो निमिषा रिहा हो जाएगी। ब्लड मनी की बारीकियों को समझने के लिए हमने संपर्क किया इस्लामी मामलों के जानकार मुहीउद्दीन गाजी से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। पहली बात यह है कि इस्लाम में इंसानी जान को बहुत ज़्यादा एहतराम दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर किसी ने किसी एक भी इंसान को नाहक कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर किसी ने एक भी इंसान की जान बचाई तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसी इंसानी जान की हिफाजत के लिए और उसको बचाने के लिए कुछ प्रोविज़न रखे गए हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर किसी के ज़रिए से कोई गलती से कत्ल हो जाए, जिसको कत्ल ख़ता कहते हैं, तो उस सूरत में दियत यानी ब्लड मनी का कंसेप्ट रखा गया है और वो 100 ऊँट या उस मालियत का जो भी रकम बनती हो वो तय की गई है। और अगर कोई गलती से नहीं कत्ल होता है बल्कि कोई किसी को जानबूझकर कत्ल करता है तो उसके बारे में ये कहा गया कि जान के बदले जान, क्योंकि उसने जानबूझकर एक इंसान को कत्ल किया है, इसलिए उसकी सज़ा ये है कि उसकी भी जान ली जाए। ये इस्लाम का तस्वूर है। अलबत्ता उसमें ये एक रियायत रखी गई है कि अगर जो मकतूल है, जो कत्ल किया गया है, अगर उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो ब्लड मनी ले लेंगे, किसी रकम पर मुसालहत कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, तो वो समझौता काबिल कबूल है। ऐसी सूरत में फिर इंसान उसकी जान नहीं ली जाएगी बल्कि उसको के ऊपर ये उसको मजबूर किया जाएगा या उसको ये हुक्म दिया जाएगा कि वो अपनी जान के बदले में वो जो जिस अमाउंट पर इत्तेफाक हुआ है, समझौता हुआ है, वो अमाउंट अदा करे।
आमतौर से वो 100 ऊँट के बराबर है, लेकिन उससे कम या ज़्यादा पर भी समझौता हो सकता है। तो ये जो है वो शरीयत का स्टैंड है और इसका मकसद यही है कि इंसानी जान की हिफाजत की जाए और ऐसा नहीं हो कि इंसान का खून रायगा हो और सस्ता हो और कोई भी किसी भी वजह से इंसान का खून बहाए। तो इस्लाम में इंसानी खून को बचाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और वहीं से ये कंसेप्ट आया है ब्लड मनी का, कि अगर कोई गलती से कत्ल होता है तो उसके लिए तो ब्लड मनी है, और अगर वो जानबूझकर कत्ल करता है तो उसकी जान के बदले जान ली जाएगी, सिवाय इसके कि उसके घर वाले तैयार हो जाएं, तो उस सूरत में फिर किसी भी अमाउंट पर समझौता किया जा सकता है। ये तो हुआ पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है डिप्लोमैटिक प्रेशर। अगर भारत की सरकार यमन पर डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाए तो शायद मामला हल हो सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। वो क्या है? जैसा हमने आपको पहले बताया, 2014 के बाद से यमन के राजनीतिक हालात खस्ता है। सिविल वॉर के चलते मुल्क 3 भागों में बंट गया है। एक हिस्से में ईरान समर्थित हुतियों की सरकार है, दूसरे हिस्से में सऊदी अरब और तीसरे में यूएई के समर्थन वाली सरकार का सिक्का चलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निमिशा वाला केस राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी के कंट्रोल वाले इलाके में चल रहा है। अल अलीमी की सरकार को सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहसिन रजा खान से पूछा, भारत सरकार ईरान के बजाय सऊदी अरब से मदद क्यों नहीं मांग रही है? देखिए, यमन की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हुतीज़ के पास कुछ इलाका ज़रूर है नॉर्थ में, बाकी 4-5 और एक्टर हैं। यानी कि एक इलाका अलकायदा के पास है, एक जो है वो यमन की ओरिजिनल गवर्नमेंट के पास है, फिर एक जो यूएई से समर्थित है हिस्सा उसके पास है, और एक सऊदी वाली टीम है पूरी। तो कई इलाके हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सऊदी से नहीं मांगा, हमें नहीं पता अंदरूनी क्या बातचीत चल रही है सऊदी से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात सऊदी और यूएई से सही हैं। तो हो सकता है अंदरूनी बातचीत चल रही हो, हम ये नहीं कह सकते कि सऊदी से हमारी बात नहीं हुई है। ईरान से बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि सरकार ने शायद इसलिए क्योंकि ईरान से हमारे हालात उतने ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं है जितने सऊदी और यूएई से हैं। तो उसमें हमें, क्योंकि ईरान भी हमसे इतना खुश नहीं है, क्योंकि हमने अमेरिका का साथ दिया है और इजराइल का साथ दिया है, और एम्बार्गो जो उनके साथ सैंक्शंस थे उनको एनफोर्स किया है, हमने अपने ताल्लुकात काटे हैं। तो ईरान से कहना हमने ज़्यादा ज़रूरी समझा। हमने प्रोफेसर मोहसिन से यह भी पूछा कि ईरान किस तरह निमिशा के केस में भारत की मदद कर सकता है और उनके कामयाब होने की कितनी संभावना है। देखिए, ये लोगों में गलतफहमी होती है कि जो भी कोई मिलिटेंट ग्रुप है इंटरनेशनल, उसको किसी सरकार का समर्थन था एक वक्त पे या आज भी है, तो वो उनकी सारी बातें सुन लेगा। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा जब तालिबान की सरकार आई थी, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में और कई जगह पे सीना पीटा जा रहा था कि ये तालिबान आ गए, यानी कि पाकिस्तान की जीत हो गई, पाकिस्तान की फौज की जीत हो गई, और अब ये बिल्कुल उनके पिट्ठू हैं और उनकी बात मानेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट जो इस एरिया में थे, हिंदुस्तानी भी और बाहर के भी, वो ये बता रहे थे कि देखिए वो उनके कोई पिट्ठू नहीं है तालिबान, और वो अपनी मन मर्जी की करेंगे। थोड़ी बहुत उनकी सुनते हैं जरूर, क्योंकि उनसे मदद मिली थी उनको, पर ऐसा नहीं है। और अब साफ जाहिर है कि जो लड़ाई हो रही है पाकिस्तान में और तालिबान, पाकिस्तानी फौज और तालिबान के बीच में, एक दूसरे के आदमी मारे डाल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या दुश्मनी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हूती जो है वो बिल्कुल पिट्ठू हैं ईरान के, ये समझना गलत है। हाँ, वो जरूर बात मानते हैं कुछ हद तक, क्योंकि उनको समर्थन मिलता है, हथियार मिलते हैं या कुछ पैसा मिलता है। उनको हथियार और जगहों से भी मिलते हैं, उनको पैसा और जगहों से भी आता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ईरान पे निर्भर है। पर हाँ, ईरान की सुनते हैं वो, और हो सकता है इस मामले में सुन लें, कह नहीं सकते। सऊदी पे भी जरूर हिंदुस्तान डाल रहा होगा कुछ दबाव, और हो सकता है सऊदी भी कुछ बात करे। अब निमिशा केस में क्या होगा, इस पर पूरे देश की नजर है। क्या ईरान कुछ कमाल कर पाएगा? क्या भारत सरकार अपने नागरिक को बचाने के लिए जोर लगाएगी? सब कुछ 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। आज की पहली सुर्खी अमेरिका से है। कल के दुनियादारी में हमने बताया था कि अमेरिका में एलन मस्क वाला साइबर ट्रक फटा है। कयास लगाए जा रहे थे कि एक आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन अब खबर आई है कि ब्लास्ट करने वाला शख्स एक अमेरिकी सैनिक ही था। साथ ही यह भी बताया गया कि उसने हमला करने से पहले खुद के मुंह में गोली मार ली।
FBI ने यह भी कहा कि 1 जनवरी को न्यू ऑर्लिन्स में हुए ट्रक हमले से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आज की दूसरी सुर्खी जानते हैं जो फिलिस्तीन से आई है। फिलिस्तीन 2 प्रांतों से मिलकर बना है, गाजा और वेस्ट बैंक। ये आप जानते ही हैं। गाजा में हमास का कंट्रोल है और वेस्ट बैंक में फतह के कंट्रोल वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी PA निज़ाम चलाती है। 1993 से ओस्लो अकॉर्ड के बाद PA बनाया गया। अकॉर्ड के मुताबिक PA को फिलिस्तीन के इलाकों का नियंत्रण दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल अब खबर आई है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अपने नियंत्रण वाले हिस्से में अल जजीरा पर बैन लगा दिया है। PA ने चैनल पर यह बैन जेनिन, तोबास और कलकीलिया प्रांतों में लगाया है। अथॉरिटी ने चैनल पर देश में भ्रामक रिपोर्ट प्रसारित करने और संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही उकसावे और पक्षपात वाली रिपोर्टिंग का भी हवाला दिया गया। मामला जेनिन शरणार्थी शिविर पर फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए थे। अल जजीरा ने उन क्षेत्रों में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह जेनिन ब्रिगेड के बीच झड़पों की रिपोर्टिंग की थी, जिस वजह से यह बैन लगाया गया। इससे पहले इजराइल ने भी अल जजीरा पर पाबंदी लगाई हुई है। आज की दुनियादारी में फिलहाल इतना ही। आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। आप इन मामलों पर क्या राय रखते हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। शुक्रिया, शुभ रात्रि।